ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, एक तो आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल की नोटबुक्स भी बनानी है, और सेकंड ये कि आप लोगों के जो प्रैक्टिकल है मोस्टली उसमें काफ़ी सिलेबस हमने कवर कर लिया है। जो आप लोगों की थ्योरी का है उसमें वही आप लोगों की प्रैक्टिकल का पोर्शन है। एक तो आपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, हमने रेस्पिरेशन का जो टॉपिक पढ़ा है उसमें आपने कॉकरोच में कॉकरोच और लोकस्टस एक ही बात है, इंसेक्ट का आपने बताना है रेस्पिरेटरी सिस्टम और वर्टिब्रेट का। ठीक है, वो जो आपका पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों के पास हैं वहाँ पे डायग्राम्स बनी होंगी, वो डायग्राम्स आपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे ड्रॉ करनी होंगी। इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। और जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में, वो भी हमने अभी पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का प्रैक्टिकल में है कि स्टडी ऑफ हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑफ अ रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ये जो रिप्रोडक्टिव का नेक्स्ट, जैसे ही हमारा ये टेम्परेचर रेगुलेशन का कंप्लीट होता है तो हमने वो स्टार्ट करना है। इसमें आपने रेस्पिरेशन का पढ़ ली है, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने आज ख़त्म कर लेने हैं। और नेक्स्ट ये है कि जो स्टडी ऑफ न्यूट्रिटिव किनाल इन इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, जो न्यूट्रिशन का चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें जो किनाल का था प्रोसीजर डायग्राम, वो आपने देखनी है, वो ड्रॉ करनी है। और इसके अलावा स्टडी ऑफ हार्ट के और इस प्रिंसिपल आर्टरीज वेन्स इन वर्टिब्रेट, जब वर्टिब्रेट का फिश का और मैमल्स का जब डाइसेक्शन किया जाता है, वो हमने फिश में हमने ये देखा था कि उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और मैमल्स में हमने ये देखा था कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो उसमें आपने ये फिश और मैमल दोनों के ड्रॉ करने होंगे हार्ट की डायग्राम, और इसके अलावा उनमें जो आर्टरीज और वेन्स है वो अच्छे से लेबल करनी होगी लेड पेंसिल के साथ। कोई ऐसी बात अगर आप लोगों को ना समझ आई हो तो। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम क्लास अब ज्वाइन की है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें। ओके, ये आप लोगों को मैं ग्रुप में भी बता दूंगी, लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर जब पहले से बात की हो तो स्टूडेंट को टेंशन नहीं होती। प्रैक्टिकल नोटबुक की बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल नोटबुक होगी वो अपनी बनानी होगी। उसमें आपको ये मैं जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है इसकी मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर दूंगी। इसमें से हमने जो मोस्टली है वो सारा तकरीबन पढ़ लिया है। जो आप लोगों की थ्योरी का है वही आप लोगों की प्रैक्टिकल का, उसमें आपने प्रैक्टिकल नोटबुक में डायग्राम्स ड्रा करनी होंगी। ठीक है, ड्रा के साथ उसको लेबल भी अच्छे से करना होगा, लेड पेंसिल से करना है, कलर्स यूज नहीं करने। और बाकी जो उनकी डिटेल है उसमें थ्योरी में लिखते हैं आप उसकी थोड़ी बहुत, तो वो आपने इतनी ज़्यादा नहीं लिखनी, थोड़ी बहुत ही लिखनी है कि मेन मेन जो उसमें बातें हैं वो लिखनी है। इसमें मैं ये बता रही हूँ कि एक तो आपने ब्लड सेल्स जो थे वो आपने स्टडी कर ली हैं। ठीक है, हार्ट की स्टडी है, फिश और मैमल्स में हमने पढ़ा था कि 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेस में और 4 चैम्बर्ड मैमल्स में, वो ड्रा करना होगा आपने। और उसके साथ उसकी लेबलिंग करनी होगी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेशन का हमने टॉपिक पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने कॉकरोच का और वर्टिब्रेट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो ड्रॉ करना होगा। इसके अलावा जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट उसकी टाइप्स कौन सी हैं। बाकी आपके जस्ट 2 प्रैक्टिकल रह जाएंगे कि स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। ये जब हम जैसे ये हमारा रेगुलेशन का चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम ये रिप्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये स्टडी करेंगे। उसके साथ जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस करते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को, कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन को चलाने के लिए,
तो एक आपका वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये 2 प्रैक्टिकल रह जाएँगे, इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे हो गए हैं। ये मैं आपको इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूँगी ग्रुप में और बाकी मैसेज में भी बता दूँगी, ठीक है। आप लोग अपनी नोटबुक स्टार्ट कर लें लिखना। इसके अलावा ओके किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना या कहना हो तो वो कह सकते हैं। मैम जी दोबारा बता दें प्रैक्टिकल का। जी मैम दोबारा बता दीजिए, क्लास ले रही है। ओके, 1 सेकंड। अब इसके अलावा और कितने स्टूडेंट रह गए हैं? कि 5 मिनट वेट कर लें, मैं फिर आपको ये बता देती हूँ सारा, ताकि जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो भी ज्वाइन कर लें। स्टूडेंट, मैं आपको जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है उसके बारे में बता रही हूँ। उसमें आपने जो 60 प्लस पेजेस वाली ले लीजिएगा। उसमें यह है कि आप लोगों को बार बार नहीं लेनी पड़ेंगी, 2 नहीं लेनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट सबसे पहले आपके तकरीबन यहाँ पे मेरे पास आपके 7 प्रैक्टिकल हैं। तो 7 में से हमने 5 कर लिए हैं और जो 2 रहते हैं वो भी हमने, जो टॉपिक है लेक्चर है वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। इसमें एक रिप्रोडक्टिव का और डेवलपमेंट का है, वो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। जब वो स्टार्ट करेंगे तो वो 2 उसमें कवर हो जाएंगे। जो आपकी थ्योरी आपको पढ़ाई गई है अब तक, उसी थ्योरी से रिलेटेड ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं। एक तो आपने स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स इन ब्लड और स्मेयर ऑफ रैबिट, ठीक है, एक आपका ये है, आपने ये लिखना होगा। साथ में आपने नंबरिंग भी देनी है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या प्रैक्टिकल नंबर 1। उसके बाद है स्टडी ऑफ हार्ट, प्रिंसिपल आर्टरीज, वेन्स इन अ वर्टिब्रेट, डायसेक्शन ऑफ फिश एंड मैमल्स। फिश का आपने अलग से ड्रॉ करना है और मैमल्स का जो है वो आपने अलग से ड्रॉ करना है, दोनों के अलग अलग। और इनके साथ ये आपके दोनों एक ही प्रैक्टिकल में आएंगे और इनकी पूरी डायग्राम आपने हार्ट की ड्रॉ करके उनमें जो आर्टरीज आएंगी, वेन्स आएंगी, उसको आपने लेबल करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा आपने इसमें जो थ्योरी लिखनी है आपने वो इतनी ज़्यादा नहीं लिखनी, वो जस्ट मेन पार्ट्स होंगे, आपने जस्ट उतनी लिखनी होगी, लेकिन डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए। जो 3rd नंबर पे है वो है आपका स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कॉकरोच और लोकस्टस, ठीक है। दोनों की में एक ही बात है, दोनों इंसेक्ट्स में आ जाते हैं। ये इनवर्टिब्रेट में है, ठीक है। और वर्टिब्रेट का आपने ये दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम, वर्टिब्रेट में हमारे पास ह्यूमन आते हैं, एक इनवर्टिब्रेट का लेके चलना और एक वर्टिब्रेट का, ठीक है। ये दोनों आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करने होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है 4th नंबर पे, स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये आज हमने डिस्कस करने हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से ग्लैंड होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स में मॉलिपिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। इसके अलावा स्टडी ऑफ न्यूट्रिटिव किनाल इन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। न्यूट्रिटिव किनाल में जब हमने न्यूट्रिशन वाला और डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की उसमें डायग्राम जो होंगी वो आपने ड्रॉ करनी होंगी, ठीक है। बाकी है स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट। ये आपका रहता है टॉपिक, क्योंकि ये भी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा। इंशाल्लाह ये सेमेस्टर से पहले पहले ये भी आपका फाइनल हो जाएगा। और लास्ट नंबर पे हमारे पास है हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑफ अ रिप्रोडक्टिव फंक्शन।
ये आप लोगों के हैं, ये 2 रह गए हैं, बाकी एक्सक्रीशन वाला ये अभी हमने स्टार्ट करना है। आप सब स्टूडेंट्स अब अपनी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो स्टार्ट कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ये जो प्रैक्टिकल मैंने अभी आपको बताए हैं ये मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। नंबरिंग आपने लाजमी देनी है, ये टोटल 7 या 8 जितने भी हैं ये इतने ही रखने हैं। अपनी मर्जी से नहीं बनाने कि इनवर्टिब्रेट का अलग बनाएं और वर्टिब्रेट का अलग बनाएं, कि आपने 10-10, 12-12 या उससे भी डबल किए हों। ये 7-8 प्रैक्टिकल है, जस्ट इतने ही रखने हैं। इनवर्टिब्रेट की हेडिंग अलग देनी है और वर्टिब्रेट की हेडिंग अलग देनी है, ठीक है। बाकी थ्योरी में आपने इतना नहीं डिटेल से लिखना, थोड़ी बहुत ही लिखना है। और डायग्राम जो है वो अच्छे से ड्रॉ करनी है, लेड पेंसिल के साथ करनी है, कलरिंग बिल्कुल नहीं करनी जी। जी आपका सिलेबस दिसंबर में ही ख़त्म हो जाना है, और तो पेपर का आपका कोई पता नहीं, आपका जस्ट एक चैप्टर रहता है ये जो हमारा चल रहा है ये, और एक इसके अलावा आपका चैप्टर रहता है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट का। बाकी सिर्फ ख़त्म करने पे जोर ना दें, इसको आप तैयार भी करते रहें साथ साथ, क्योंकि पेपर्स का पता नहीं है कि कब हो जाएं, तो फिर आप लोगों के लिए ही मुश्किल होगी। अगर टाइम बच गया पेपर से पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। रिवाइज इस सेंस में कि जितना हमारा टेस्ट हो रहे हैं तो वो तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन जो रह जाएंगे वो लेक्चर में कवर कर लिए जाएं, ठीक है। प्रैक्टिकल नोटबुक्स के हवाले से अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आगे नेक्स्ट स्टार्ट करूँ। मैम जो हमने प्रैक्टिकल लिखने हैं तो आप इसकी फाइल अलहदा से सेंड करेंगे या हम खुद से ही लिख लें जो आपने पहले फाइल से की हुई है? इसमें ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है पीडीएफ वाली, ये देखें। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये इन्वर्टिब्रेट्स में हमारे पास है कि एंटीनल ग्लैंड की बनानी है, ठीक है, और ये किस ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, मोलस्क में है या जिस भी फिशेस में है या किस तरह में है, तो ये आपने यहाँ से देखने हैं सारे। आपके पास जितनी भी पीडीएफ फाइल है उसमें सारी डायग्राम है। ओके मैम। आपको सिर्फ ये जो प्रैक्टिकल की पोर्शन का जो कोर्स कंटेंट है वो मैं आपको शेयर करूंगी। आपके जो कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कुछ के पास होगा भी। ओके हमने यहाँ तक लास्ट टाइम जो हमारी क्लास थी, बाकी जो स्टूडेंट्स जो अब ज्वाइन कर रहे हैं या जिनको नहीं पता, वैसे मैं क्लास में भी बता दूंगी, बाकी उनको भी आप लोग गाइड कर दीजिएगा। हमने प्रोटोजोन्स में पढ़ लिया था कि कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल्स के की तरफ से किस तरह से एक्सक्रीशन में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया, ये दोनों टाइप्स पढ़नी है, ठीक है। कुछ मेटाजोन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो हमारे पास पैराजोआ, मेटाजोआ, यू मेटाजोआ होते हैं, 3 डिविजन्स में डिवाइड होते हैं हम। पैराजोआ की हमने वो पोरिफेरा, उसमें वो प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, और जबकि मेटाजोआ में हम ये बात करते हैं इसमें जो इंडिविजुअल्स इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो नेफ्रीडिया पे मुश्तमिल होता है। और इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जो अर्लीस्ट टाइप थी नेफ्रीडिया की, वो सबसे पहले जो थी वो प्रोटोनेफ्रीडिया थी। प्रोटोनेफ्रीडिया में और मेटानेफ्रीडिया में मेन फंक्शन ये होता है कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया होती है वो एक साइड से ओपन होती है और एक साइड से जो है वो क्लोज होती है, जबकि जो मेटानेफ्रीडिया है वो दोनों साइड से ओपन होती है। इसके अलावा जो मेटानेफ्रीडिया है वो मल्टी सेलुलर होता है, जबकि प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो हमारे पास यूनिसेलुलर पे मुश्तमिल होती है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि प्रोटोनेफ्रीडिया एक सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि फ्लेम सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। और ये मोस्टली जो रोटीफर्स और सम एनिलिड्स हैं, जो कि जिनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। इसके अलावा मोलस्क की जो लार्वल फॉर्म है, एडल्ट नहीं लार्वल, और इसके अलावा कुछ जो फ्लैट फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनमें ये जो है वो फ्लेम सेल्स और ये प्रोटोनेफ्रीडिया जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है ये मौजूद होता है। और इसका बेसिकली ये काम है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर रिमूव किया जाए,
और बाकी जो यूजफुल मटेरियल होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में, या इसके अलावा जितना भी बॉडी से फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा होता है उससे एब्जॉर्ब कर लिया जाए। और प्रोटोनेफ्रीडियल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल। ठीक है, एक्सक्रीटरी कैनाल पे ये मुश्तमिल होता है जो कि आउटसाइड द बॉडी जो है वो ओपन होती है, और उसे हम एक्सक्रीटरी पोर भी कहते हैं या नेफ्रीडियो पोर भी कहते हैं। ये अभी हम डायग्राम में देखेंगे भी कि जो बाहर की तरफ वेस्ट को एग्जिट कर रही होती है, रिमूव कर रही होती है, उसे हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं या फिर उसे हम नेफ्रीडियो पोर कहते हैं। उसके अलावा बल्ब लाइक जो फ्लेम सेल्स होते हैं आर लोकेटेड अलोंग द एक्सक्रीटरी कैनाल। ठीक है, एक्सक्रीटरी कैनाल की अलोंग जो है वो फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं। इसका मोस्टली ये काम होता है कि जितना भी फ्लूइड होता है उसको फिल्टर किया जाए, जो बेनिफिशियल मटेरियल है उसको बॉडी में रख लिया जाए, और जो हार्मफुल है उसको एक्सक्रीटरी कैनाल में एंटर करके जो नेफ्रीडियो पोर है उसके थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर मूव कर दिया जाए। ये हमारे पास एक प्रोटोनेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम इन टर्बुलेरियम जो हमारे पास है वो फ्लैटफॉर्म्स की क्लास है। ठीक है, इसमें जो है वो किस तरह से एक्सक्रीशन होती है, ये हमारे पास जो डायग्राम है वो प्लेन एरिया की है। ठीक है, इसमें प्लेन एरिया की डायग्राम के साथ ये हमारे पास ओवरऑल जो है ये नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है, और इसी नेटवर्क कि ये हमारे पास जिसको हम ये टिब्यूल्स कह रहे हैं, ये हमारे पास एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स हैं। ये बॉडी से और आउटसाइड द एनवायरनमेंट जो है इसके थ्रू ही एक्सक्रीशन होती है। और इस तरह से ये हमारे पास नेफ्रीडियो पोर है, और इसी नेफ्रीडियो पोर को हम एक्सक्रीटरी पोर भी कहते हैं, जो कि हेल्प करता है फ्लेम सेल के जरिए से जो फ्लूइड होता है वो कलेक्ट करके फिल्टर करके जो एक्सेस वाटर होता है वो उसमें से एलिमिनेट कर दिया जाता है, और जो बाकी का वेस्ट मटेरियल होता है वो नेफ्रीडियो पोर के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, मैम ये नेक्स्ट फ्लेम से थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा ये कैसे काम करता है बोला। फ्लेम सेल ये डायग्राम है। ठीक है, इसको यहाँ पे ज़्यादा इतना एलेबोरेट नहीं किया गया, लेकिन बेसिकली जो बॉडी का इनर इन्वायरमेंट होता है मेसेनकाइमा होती है। ठीक है, जो फ्लूइड होता है जिसे हम जेली लाइक मटेरियल भी कहते हैं, और जो आउटसाइड द इन्वायरमेंट होता है। फ्लेम सेल का बेसिकली ये काम होता है कि जो इसमें सीलिया मौजूद होते हैं, और ये सीलिया जो होते हैं ये हेल्प करते हैं मूविंग में। ठीक है, और इस तरह से ये जो मटेरियल होता है बेसिक ल्यूमेन से वो कलेक्ट कर लिया जाता है, उसमें से जो एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, रिमूव करके इसके अलावा जो बेनिफिशियल मटेरियल होता है वो बॉडी की ये हमारे पास ल्यूमेन है, मेसेनकाइमा, इसी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो हार्मफुल मटेरियल होता है बॉडी को रिक्वायर नहीं होता, वो इसी कैनाल को जो है वो ये हमारे पास फ्लेम सेल है। ठीक है, ये कलेक्ट करने के बाद ये इस तरह से ये कैनाल से होता हुआ ये हमारे पास पोर है बाहर, जिसको हम नेफ्रीडियो पोर भी कह रहे हैं और एक्सक्रीटरी पोर भी कह रहे हैं। इससे बाहर जो है वो इन्वायरमेंट में रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसका बेसिकली ये फंक्शन है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या अभी भी नहीं हुआ? जी मैम। मैम मैंने कहा कि फ्लेम सेल का बेसिक फंक्शन यही हुआ ना कि उसने जो यूजफुल मटेरियल है वो ले लेना है, बाकी बाहर बॉडी से। हाँ, बाकी का जो मटेरियल है वो उसको नेक्स्ट प्रोसीजर से पास कर देना होता है। सेम इसी तरह से जी जब हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो वो माउथ से फेरेंक्स और इसोफिगस और फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर इस तरह से जब ये ओवरऑल प्रोसीजर से गुजरती है तो इसमें से जितना भी फूड से जो मटेरियल होता है जो कि बेनिफिशियल होता है वो उसकी वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास जिस फ्लूइड की हमें ज़रूरत नहीं होती, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें चाहिए नहीं होते, वो रेक्टम में जो है वो
चले जाते हैं, ठीक है, और रेक्टम से जब जरूरत होती है तो वो फिर बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से इनका मेन जो प्रोसीजर होता है कि हम यहाँ पे जितने भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे उनका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि बॉडी से जो मटेरियल्स एक्सेस में होते हैं, जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट है मेटानेफ्रिडिया, हमने पढ़ना है कि ये भी एक कॉमन टाइप है एक्सक्रीटरी सिस्टम की इनवर्टिब्रेट्स में। और इसमें हम ये देखेंगे कि प्रोटोनेफ्रिडिया का, जैसे मैंने आपको इसमें पहले ही डिफरेंस बता दिया था कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसके अलावा इसमें एक ओपनिंग की बजाय इसमें दो ओपनिंग होती हैं, ठीक है। एक होती है आउटसाइड और एक जो है वो मेटानेफ्रिडिया की तरफ होती है। ये इसमें हम डायग्राम में भी देखेंगे। ये मोस्टली इन एनिलिड्स की हम बात करते हैं कि जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है मेटामेरिकली, तो उनमें ये मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉमन जो है वो अर्थवर्म की बात करते हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो मेटानेफ्रिडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। और इस तरह से जो अर्थवर्म की बॉडी होती है, पहले ही मैंने आपको बताया कि जो एनिलिड्स होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, जो ओवरऑल बॉडी पूरी जो है वो डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, और हर सेगमेंट जो है उसमें मेटानेफ्रिडिया होते हैं। मेटानेफ्रिडिया ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम रेस्पिरेशन की या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हर सेगमेंट में जो है वो अलग से सिस्टम मौजूद होता है। जबकि हम बाकी जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि उनकी बॉडी में सेगमेंटेशंस मौजूद नहीं होती, और अगर होती भी है कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेगमेंटेशन, तो उनमें जो सिस्टम्स मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, तो वो ओवरऑल थ्रू आउट द बॉडी मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एनिलिड्स की बात करते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। फॉर ख़ास तौर पे जो अर्थवर्म होता है वो इंटरनली भी सेगमेंट मौजूद होते हैं और एक्सटर्नली भी मौजूद होते हैं। बाहर से तो हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसका डायसेक्शन करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर भी सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, और इसी सेगमेंटेशन की बिना पे, इंटरनल और एक्सटर्नल की बिना पे, हम इसे ये कहते हैं कि ये मेटामेरिक सेगमेंट होती है। और नेक्स्ट एक हम ये देखते हैं कि ईच मेटानेफ्रिडियम बिगिंस विद अ सिलिएटेड फनल। इसमें जो मेटानेफ्रिडिया है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, हम दो ओपनिंग की बात करते हैं। इसमें एक जो है वो सिलिएटेड फनल है जिसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, जो कि ओपन होती है बॉडी कैविटी ऑफ अ सेगमेंट, जो सेगमेंट की बॉडी कैविटी होती है उसमें ओपन होती है, ठीक है। वहां से जब ओपन हो के नेक्स्ट अंदर मूव करेगी तो वो क्वाइल टिब्यूल में मूव करेगी, वही ओपनिंग, और उसी ओपनिंग के थ्रू, सीलिया के थ्रू जो है वो मटेरियल जो है वो कलेक्ट करके टिब्यूल में एंटर किया जाता है, और टिब्यूल से जो मटेरियल होता है वो जो चाहिए होता है वो रीएब्जॉर्ब दोबारा से कर लिया जाता है, ठीक है। कुछ आयंस है, इसके अलावा वाटर है या और फ्लूइड है जिसकी ज़रूरत होती है बॉडी को, तो वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो आउटसाइड द जो ओपनिंग होती है उसमें मूव कर दिया जाता है। आउटसाइड जो ओपनिंग मौजूद होती है ये एक्सक्रीटरी पोर, जिसको हम ये कहते हैं नेफ्रिडियोपोर, ठीक है। सेम जिस तरह से प्रोटोनेफ्रिडिया में जो आउटर ओपनिंग होती है उसे हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, और इसी में भी जो आउटर ओपनिंग होती है उसे हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। और इस तरह से ईच डे एंड अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म में 60% जो है जो वॉल्यूम है यूरिन का वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो अर्थवर्म का मेटानेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। और ये जो इसमें पार्ट्स बनाए हुए हैं, ये जो कर्व्स हैं, ये हमारे पास सेगमेंटेड इसकी बॉडी है, ठीक है। इसी सेगमेंटेड बॉडी की बिना पे ये आपको एक होल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सीलिया मौजूद होते हैं जो कि बीटिंग में हेल्प करते हैं। जो मटेरियल होता है एक सेगमेंट से जो है वो दूसरे बॉडी के सेगमेंट में इस टिब्यूल के ज़रिए से, ये ओपनिंग जो है नेक्स्ट सेगमेंट के जो टिब्यूल होती है उसमें ओपन होती है। ये इस सेगमेंट से जो मटेरियल होगा उसको कलेक्ट करेगी, और कलेक्ट करके टिब्यूल्स में से गुजरेगी, और इसी टिब्यूल्स में जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लैडर भी है, ये आपको ये जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये ब्लैडर है। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोरेज होती है, और स्टोरेज ये के, और नेक्स्ट ये जो टिब्यूल है
नेक्स्ट ये मूव करती हुई ये बाहर जो पोर है जिसको हम नेफ्रीडियो पोर कहते हैं, इसके थ्रू ये बाहर इन्वायरमेंट में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कैपिलरीज नहीं दिखाई, ये रहा कैपिलरी नेटवर्क है, ये जो रेड कलर की ये जो कैपिलरीज होती हैं ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल जो मटेरियल चाहिए होता है यही कैपिलरीज इसी ट्यूब्यूल्स में से एब्जॉर्ब करके दोबारा बॉडी को प्रोवाइड कर देती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर मूव हो जाता है। क्लियर हो गया? जी मैम, हम इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कह सकते हैं ना? जी हाँ जी, काउंटर करंट भी कह सकते हैं। इसमें आपने एक तो ये करना है, जैसे ये डायग्राम्स बनाई गई है ना, आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे ऐसे बनानी है। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था, सेम इसी तरह से आप लोगों ने बनानी है। इसमें आप इनवर्टिब्रेट में है ये अर्थवर्म है, ठीक है। ये हमारे पास जो नेक्स्ट डायग्राम आ रही है क्रे फिश की, ये भी हमारे पास इनवर्टिब्रेट में है। और नेक्स्ट ये हमने ये पढ़ा है प्लेनेरिया में, ठीक है, ये भी हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में है। तो आपने इस तरह से इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की हेडिंग देके इनवर्टिब्रेट्स में जस्ट आपने इनवर्टिब्रेट्स का बनाना है, आप एक पेज पे 2 बना लें लेकिन अच्छे से बनाने हैं। और नेक्स्ट जब आपने वर्टिब्रेट्स का बनाना है तो सेम उसी तरह आप वर्टिब्रेट्स का भी देखेंगे तो आपने वो उसी तरह से ड्रॉ करना होगा। मैम जी डायग्राम प्रिंटेड फॉर्म में लगा सकते हैं? नहीं, प्रिंटेड में आपने एक भी डायग्राम नहीं लगानी। ये मैं आप सब स्टूडेंट्स को पहले ही बता रही हूँ, ये मैंने बात करनी भी थी। आपने कोई भी डायग्राम प्रिंटेड में नहीं लगानी, जितनी भी डायग्राम्स हैं वो इजीली ड्रॉ हो सकती हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही, इससे ये है कि जब आप प्रैक्टिकल में खुद से ड्रॉ करेंगे तो ये आप लोगों के लिए आसानी होगी, क्योंकि जब आपका फाइनल में या मिड में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो ये आपको डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करनी होगी। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि मोलस्क किडनीज की। और इसमें जो एडल्ट मोलस्क हैं उनमें जो रिनल ऑर्गन्स होते हैं वो नेफ्रीडिया होते हैं, उसको हम किडनी भी कहते हैं। और यही नेफ्रीडिया जो है वो एम्प्टी होते हैं मेंटल में और डायरेक्टली टू द आउटसाइड ऑफ द मोलस्क। जो मोलस्क जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, मोलस्क वाहिद इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी जो है वो मेंटल पे मुश्तमिल होती है, और इसके अलावा इनकी जो बॉडी है वो शेल में कवर होती है, ठीक है। उसमें हम ये बात करते हैं कि जो नेफ्रीडिया होते हैं इनके जो रेनल ऑर्गन्स होते हैं वो मेंटल कैविटी में एम्प्टी होते हैं, या फिर ये होता है कि ये आउटसाइड द बॉडी जो होता है वो इस तरह से ये अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। बाइवल्व्स एंड मोस्ट सेफलोपोड्स, कुछ बाइवल्व्स है, इसके अलावा बाइवल्व्स जितने भी हैं और सेफलोपोड्स जितने भी हैं उसमें ऑक्टोपसेस हैं, सिक्योर्ड्स हैं। और इसके अलावा कुछ गैस्ट्रोपोड्स कुछ हैं, सारे नहीं है, उसमें 2 नेफ्रीडिया होते हैं। मोस्ट जितने भी गैस्ट्रोपोड्स हैं उसमें जस्ट 1 नेफ्रीडिया होता है। और 1 इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें राइट नेफ्रीडियम होता है वो डिसअपियर हो जाता है, इसमें जस्ट जो लेफ्ट होता है वो मौजूद होता है। नेफ्रीडियम consists of a sac with highly folded balls and connect to the reduced coelom, ठीक है। जो इसकी वॉल्स होती है नेफ्रीडिया जिन वॉल्स पे मुश्तमिल होता है उसने जो नेक्स्ट जो कनेक्ट करता है वो सिलोम के साथ करता है, ठीक है, और जो कि हार्ट को सराउंड करती है। और एक्सक्रीटरी वेस्ट आर डिराइव्ड लार्जर फ्रॉम द फ्लूइड्स फिल्टर्स एंड एक्सक्रीटेड इनटू द सिलोम फ्रॉम द ब्लड। जितना भी फिल्टर्ड और फ्लूइड्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड से लेके जो है वो सिलोम में एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, ठीक है। नेफ्रीडियम मॉडिफाइड वेस्ट सेलेक्टिव रीअब्जॉर्बिंग, जो इसमें सेम इसी तरह से जैसे मैंने पहले भी बताया कि जितने भी मटेरियल्स या फ्लूइड्स हमें जो चाहिए होते हैं वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसमें आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जिसमें हम ग्लूकोज की और अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। जो वर्टिब्रेट नेफ्रॉन में हम बात करते हैं किडनी में जब नेफ्रॉन्स की बात करते हैं तो उसमें आपने भी
लास्ट जो आपने क्लासेस पढ़ी होंगी उसमें पढ़ा होगा कि जो बेनिफिशियल मटेरियल होता है उसमें रीएब्जॉर्प्शन है, के अलावा सिलेक्शन है, फिल्ट्रेशन है, तो उसके थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। खुबैब बंद करें अपनी वीडियो कॉल। तो उसमें ये होता है कि जितना भी यूजफुल जो मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें जो फ्लूइड होता है उसका बेसिकली काम ये होता है कि यूरिनेशन करवाना, और जो एक्सेस वाटर होता है उसके थ्रू जो है वो रिमूव करवाना। इक्वेटिक जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, इक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स में हम ये बात करते हैं कि जो अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू यूरिक एसिड और यूरिया के, और इसको जो है वो ज़्यादा टॉक्सिसिटी की वजह से इसको वाटर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू यूरिक एसिड के और यूरिया के, ठीक है। इसको डाइल्यूट करने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। जबकि जब हम ये बात करते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल स्नेल्स हैं वो मस्ट कन्वर्ट करते हैं अमोनिया टू लेस टॉक्सिक फॉर्म, ठीक है। वो अमोनिया जो होता है वो टॉक्सिक फॉर्म होता है, वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं लेस टॉक्सिक में, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इसलिए उसको करते हैं क्योंकि उनको जो है वो उनके पास इतना वाटर नहीं होता, जबकि जब हम इक्वेटिक की बात करते हैं तो वो फ्रेश वाटर में ही रहते हैं, तो इस वजह से उनके पास ज़्यादा वाटर होने की वजह से वो अमोनिया को एज इट इज़ एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। वो उसको जो है वो दूसरी फॉर्म में फॉर एग्जांपल यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करते, because uric acid is less soluble in water and less toxic, and it can be excreted in a semi solid form which helps conserve water, ठीक है। इसका जो बेसिकली काम होता है, जो वाटर होता है उसको कंजर्व कर लिया जाए, जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर होता है, लेकिन ज़्यादा भी जो है वो कंजर्व नहीं किया जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है जस्ट उतना कंजर्व कर लिया जाता है, जो बाकी का होता है वो वेस्ट मटेरियल के साथ ही एग्जिट कर दिया जाता है। यहाँ पे इसकी डायग्राम नहीं दिखाई गई मोलस्कस किडनी की, वरना ये मैं आपको उसमें क्लियरली बता देती, लेकिन इसमें आपको समझ आ गई होगी, या कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आई हो। सेम जिस तरह से हम प्रोटोनेफ्रिडिया की और मेटानेफ्रिडिया की बात करते हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी नेफ्रिडिया होते हैं, और इनका भी बेसिकली यही काम होता है, जो ब्लड होता है उससे जो मटेरियल होता है, वेस्ट या फ्लूइड है, वो सारा जो है वो सिलोम में कलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। सिलोम के बाद उसमें से जितने आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएं, और सिलोम से जितना भी जो फ्लूइड होता है, आपको ये पता है कि उसमें जो फ्लूइड होता है उसे हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, और यही जो फ्लूइड होता है वो बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। इसमें जो एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। इक्वेटिक में अमोनिया एज इट इज एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जबकि हम टेरेस्ट्रियल में बात करते हैं तो अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसमें आपको भी ये पता है कि जो यूरिक एसिड है उसको जो है वो पानी जो है वो कम चाहिए, और इसके अलावा वो लेस सॉल्युबल होता है और लेस टॉक्सिक होता है, जबकि अमोनिया जो है वो एज कम्पेयर टू यूरिया और यूरिक एसिड के ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, और उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम इसमें एंटीनल ग्लैंड्स और मैक्सिलरी ग्लैंड्स का पढ़ेंगे कि मोस्ट क्रस्टेशियंस में जब हम क्लास आर्थ्रोपोड फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो उसमें क्लास क्रस्टेशियंस, उसमें जो ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू जो है वो मूव किया जाता है, ठीक है। इसमें गिल्स को यूज़ किया जाता है एज ए नाइट्रोजन वेस्ट की सिक्रीशन के लिए भी, और ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन में होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसमें जो मोस्ट क्रस्टेशियंस जो है वो रिलीज करते हैं वो अमोनिया होता है, और इसके अलावा कुछ यूरिया और यूरिक एसिड भी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। Excretory organs of freshwater species may be involved in the reabsorption of ions and elimination of water, then with the discharge of nitrogenous waste.
जो फ्रेश वाटर में स्पीशीज होती है उनका बेसिकली मोस्ट ये काम होता है कि आयंस और वाटर की एक्सचेंज करना, ठीक है। और जो बाकी की हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनमें क्रस्टेशियंस में जो मौजूद होते हैं, क्रस्टेशियंस में हम एग्जांपल लेते हैं क्रेफिश की और क्रैब्स की। इनमें एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इनकी लोकेशन जो होती है वो नियर एंटीना होती है, और इसके अलावा इनका कलर होता है ग्रीन, इसीलिए इसको जो है वो ग्रीन कलर और या ग्रीन ग्लैंड्स या फिर इसको हम ये कहते हैं कि एंटीनल ग्लैंड्स। फ्लूइड फिल्टर्स इनटू द एंटीनल ग्लैंड फ्रॉम द हीमोसील। हमने पहले ही ये बात पढ़ी थी कि जो इसमें हीमोसील होती है वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड मौजूद होता है। मैंने आपको जब हमने ब्लड का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि इसमें जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में और डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट होते हैं। हमने जो आर्थ्रोपोडा क्लास पढ़ी थी उसमें जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड था वो हमारे पास हीमोसील था और वो कलरलेस था। ठीक है, ये फ्लूइड को एंटीनल ग्लैंड से फिल्टर करके हीमोसील तक। स्टूडेंट्स जस्ट 1 मिनट रह गया, ये क्लास आपकी एंड हो जाएगी। ये अभी आपको मैं लिंक दोबारा सेंड करती हूँ, तो इस टॉपिक को वहीं से करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो वो आप पूछ लें।